टॉपिक है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अल्लाह मैंने आपको दे तो दिया बड़ा जबरदस्त किस्म का, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली यूज कहाँ पर हो रहा है, उसकी जो नॉर्मल एक किस्म की फिजियोलॉजी कह लो वो, और उसके साथ साथ जो उसके अंदर आप ड्रग्स देकर उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या जो उसके अनडिजायर्ड इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं उनको आप किस तरह से आप चेंज कर सकते हो, वो उसको आप इंटीग्रेशन कहते हो आप उसको। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन के अंदर दो जो मेन आपकी एग्जांपल्स हैं, एक उसमें ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किस तरह से आप अचीव करते हो, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर किस तरह से मेंटेन करते हो, और सेकेंडली ह्यूमन आई के अंदर कुछ एक दो बहुत अहम फंक्शंस हैं जो कि आपके एएनएस के थ्रू, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जो होते हैं वो अचीव किए जाते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे आज। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑटोनॉमिक फंक्शन। एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है, ये इंतहाई अहम होता है इस सारे प्रोसेस को चलाने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक जगह के ऊपर आपकी कह लो कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए जो मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक से होते हैं कि उसमें आपका जो वेजो डायलेशन है, वेजो कंस्ट्रक्शन में गई होती हैं वेन्स या आर्टरीज या वेसल्स, उनको आपने जो है वो वेजो डायलेशन में लेके आना होता है। और इस तरह के मल्टीपल छोटे छोटे मैकेनिज्म्स होते हैं जिनकी जो बेस होती है वो नेगेटिव फीडबैक से शुरू होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपके प्री सिनैप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक दोनों रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू इस फंक्शन को अचीव करने में। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है लोकल इंटीग्रेशन। लोकल इंटीग्रेशन क्या होती है कि एक छोटे लेवल के ऊपर एक छोटे एरिया में आप ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है आप उसको अचीव करते हो। ठीक है, इसकी मिसाल local feedback control has been found at the level of nerve endings in all systems investigated। खुद अंदाजा लगा लो, साइनैप्स तुम लोग पढ़ चुके हो। साइनैप्स के अंदर हमने कहा था कि जी एक प्री साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल होता है, उन दोनों के दरमियान एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसको, उसका जो एक पूरा जो एक साइनैप्स का एक नॉर्मल निज़ाम चल रहा होता है उसके अंदर मल्टीपल जगहों के ऊपर आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके यूज होते हैं। नेगेटिव फीडबैक होता है कि अब न्यूरोट्रांसमीटर ने अपना काम कर दिया, अब उसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर की अपनी ज्यादती होती है ना वो ही उसी को आगे चल के कम कर देती है। इसकी मिसाल जो हम इसमें पढ़ेंगे वो नॉरएपिनेफ्रीन की है। ठीक है, negative feedback of norepinephrine upon its own release from adrenergic nerve terminals। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि adrenergic nerves जो होती हैं उनमें से नॉरएपिनेफ्रीन और जो नर्व टर्मिनल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट्स नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रीन अपनी ही मीडिएशन अपने ही नेगेटिव फीडबैक के थ्रू करवाता है बाय द हेल्प ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो कि प्री सिनैप्टिक नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, एक सवाल है अहले इल्म के लिए अगर वो उसका जवाब देना चाहें तो, एड्रीनर्जिक नर्व टर्मिनल्स के ऊपर नॉरएपिनेफ्रीन आ गया, मुझे ये बताओ कि कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स के ऊपर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो चीज आ जाती है जी, अच्छा दिस इज नॉरएड्रिनर्जिक नर्व टर्मिनल। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में भी रिवाइज कर चुके हैं कि ये नॉरएपिनेफ्रीन मूव कर रही है एक प्री सिनैप्टिक टर्मिनल से पोस्ट सिनैप्टिक। यहाँ पर उसने मिसाल के तौर पर आपको एक कार्डिक मसल सेल दे दी है जिसके ऊपर एक बीटा एड्रेनोसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रीन ने यहाँ से रिलीज होना है, वो सारा याद करें नॉरएपिनेफ्रीन वाला जो सारा सिलसिला था, और अल्टीमेटली वेसिकल्स ने यहाँ पर आकर अटैच होकर नॉरएपिनेफ्रीन जो होती है वो साइनैप्स में रिलीज कर देनी होती है। हमने कहा था कि उसके 3 फेट्स होते हैं, या तो एक तो ये है कि वो एड्रेनोसेप्टर पे जाकर पोस्ट सिनैप्टिक नर्व टर्मिनल पे जाकर अटैच हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हमने बात ये की थी कि उसका रीअपटेक हो जाता है नॉरएपिनेफ्रीन ट्रांसमिट ये जो ट्रांसपोर्टर है उसके थ्रू।
कि वापस वो उसमें चली जाती है। ठीक है, अब तीसरा ये एरो तुम लोग देख रहे होगे, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक। ये क्या कर रहा है, नॉरएपिनेफ्रीन अब उसका काम यहाँ पर पूरा हो गया है। उसने क्या करना है, उसने जाकर लग जाना है इस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के साथ। हमने पिछली साइड में कहा कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये देखो, वो इस इफेक्ट को कैरी आउट करते हैं, प्री सिनेप्टिक नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं। दिस इज अल्फा 2 रिसेप्टर। यहाँ पर जाकर नॉरएपिनेफ्रीन जो बच गया है और जिसने अपना एक्शन अब स्टॉप करवाना है, वो अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच कर जाएगा, और अल्फा 2 रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच करने के बाद वो नेगेटिव फीडबैक के तौर पर नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज जो है वो बंद करवा देगा। ठीक है, presynaptic receptors that bind the primary transmitter substance and thereby regulate its release are called autoreceptors. ये आपके सारे ऑटो रिसेप्टर्स है आपके। ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक हो गया, और ये जो ट्रांसमीटर होता है उसके साथ डायरेक्टली अटैच होकर उसकी जो किसी जगह के ऊपर मुमकिन ज्यादती या उसकी जो एक्सेस हो सकती है, उसको ये कम करवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम हेट्रोसेप्टर्स कहते हैं, उनके थ्रू भी आपके नॉरएपिनेफ्रीन की मॉड्यूलेशन होती है। अच्छा, दिस इज an example of autonomic nervous system integration at a local या at a small level। ठीक है, ये हम एक नर्व टर्मिनल की, एक साइनैप्स की हमने बात की यहाँ पे। ठीक है, कि ये एक स्पेसिफिक नर्व के ऊपर हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रीन आई, ठीक है, और यहाँ पर उसने नेगेटिव फीडबैक के थ्रू अल्फा 2 रिसेप्टर के साथ अटैच करके अपनी ही रिलीज जो है वो यहाँ पर कम करवा दी। अगर यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रीन पड़ी रहती है तो कार्डिक मसल सेल की नॉरएपिनेफ्रीन के थ्रू बार बार उसकी जो है वो उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल्स मूव करते रहेंगे और वो अल्टीमेटली कंट्रैक्ट करता रहेगा और एट एक स्टेज आएगी कि वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए ये अमल नेगेटिव फीडबैक का बहुत जरूरी होता है। जिस तरह हमने पहले बात की, norepinephrine from a sympathetic nerve ending is modulated by norepinephrine itself acting on presynaptic alpha 2 autoreceptors। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन और एंजियोटेंसिन 2 जो हैं वो भी हेट्रोसेप्टर्स के थ्रू अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। सेकंड जो हमारी एग्जांपल आ जाती है, दे आर सिस्टेमिक रिफ्लेक्सेस की मिसाल होती है। अभी हमने जो बात की वो बेस थी लोकल उसके ऊपर, एक सिंगल नर्व के ऊपर। ठीक है, सिस्टेमिक रिफ्लेक्सेस के अंदर आपके बॉडी के मल्टीपल ऐसे नॉर्मल एक्शंस आ जाते हैं जो आपके वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते, जिसमें आपका सबसे बड़ा ब्लड प्रेशर है। आपको नहीं पता आपका ब्लड प्रेशर कौन कौन से मैकेनिज्म्स बैक वक्त कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके वॉलंटरी इख्तियार में वो चीज नहीं होती। आपके जीआई की मोटिलिटी, ठीक है, बैठे हो, अभी नाश्ता किया है, खाना खाया है, कोई स्नैक लिया है, आपका जीआई अंदर मुसलसल आपका काम कर रहा होता है वहां पे, जिसमें आपके स्मॉल इंटेस्टाइन चल रही है, लार्ज इंटेस्टाइन चल रही है, आपके मुसलसल अंदर पेट के जो स्टमक है उसके अंदर चर्निंग मूवमेंट हो रही होती है। ब्लैडर टोन इज बीइंग कंट्रोल्ड थ्रू दिस सिस्टम एज वेल। ठीक है, एयरवे स्मूथ मसल, आजकल वैसे भी जो एयरवेज और ये लंग्स वाले जो स्मूथ मसल्स हैं बेचारे इनकी कमख्ती आई हुई है, और बहुत सारे और भी प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली जो ब्लड प्रेशर की मिसाल इसने बुक में दी हुई है, इसके अंदर ये टर्म याद रखिएगा, बैरोरिसेप्टर, न्यूरल रिफ्लेक्स और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोनल रिस्पांस। ये दो बेहद अहम चीजें हैं आपका पूरा ये निजाम कंट्रोल करने के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक मिसाल ले लेते हैं कि एक बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर गया, किस वजह से, ब्लड लॉस की वजह से। तो नख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई कोई हैवी किस्म की, तो उसका ब्लड लूज हो गया और ब्लड लॉस की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो गया। उसमें क्या होगा, SANS इज बेसिकली सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम का एक बड़ा मैसिव किस्म का डिस्चार्ज आएगा, यानी कि उसके अंदर मैसिव मूवमेंट होगी इंपल्सेस की, और साथ ही साथ रेनिन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका न्यूरल सिस्टम आ गया और यहाँ पर आपका हार्मोनल सिस्टम आ गया। ठीक है, याद रखें नॉर्मल से ब्लड प्रेशर कम हुआ है, दो मैकेनिज्म्स ऑन हो गए हैं, सिंपैथेटिक और
रेनिन। रेनिन आपका हार्मोनल कंट्रोल आ गया। इसमें क्या होगा, ये आपकी कुछ 3 से 4 फैक्टर्स हैं, उनको ये कंट्रोल करेंगे, जिसमें आपका पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, जो आपकी वेसल्स हैं उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करवा देगा ये, ठीक है। वीनस टोन जो है वो बढ़ जाएगी, हार्ट रेट को इफेक्ट करेगा ये, कार्डियक फोर्स यानी कि जिस स्पीड से या जिस फोर्स के साथ आपका कार्डियक सिंसिटियम जो है वो कंट्रैक्ट करता है वो बढ़ जाएगा। किस तरह से? बाय नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्व्स। ये जरा डायग्राम देखो, ये मैंने कैटसन से लिया है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट कह लो इसको, लूप कह लो इसको, कुछ भी कह लो इसको। ये इतना हिस्सा जो है ना जी, ये आपका ऑटोनॉमिक फीडबैक लूप है आपका, और ये आपका हार्मोनल फीडबैक लूप है। हमारी जो ज्यादा कंसंट्रेशन होगी ना जी, वो ऑटोनॉमिक फीडबैक लूप के ऊपर होगी, ठीक है। जनरली अभी वैसे दोनों को देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, ये आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर है। आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर गया, ठीक है। अब दोनों मैकेनिज्म्स चल पड़े हैं। हार्मोनल फीडबैक में क्या हुआ कि आपका रीनल ब्लड फ्लो जो था, ब्लड प्रेशर कम होने से डिक्रीज हो गया, ठीक है। गुर्दों से वहां से जो है वो रेनिन रिलीज हुई। रेनिन ने जाकर एक्ट किया एंजियोटेंसिन के ऊपर, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन में चेंज किया, ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर वो पूरा आगे साइकिल चलना शुरू हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, और अल्टीमेटली आपका एल्डोस्टेरोन एक और हार्मोन है जो रिलीज होता है, और आपका ब्लड की वॉल्यूम जो होती है वो उसको बढ़ाता है। किस तरह से? याद रखें, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने से आपका जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना किस तरह है उसने? सॉल्ट और वाटर रिटेंशन से। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगी, वीनस रिटर्न बढ़ेगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम जब आपका इंक्रीज होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, रिस्टोरिंग योर मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इसके ऊपर हम अभी इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा मेन मकसद है ये वाला ऑटोनॉमिक फीडबैक लूप। मीन आर्टीरियल प्रेशर आपका डिक्रीज होता है तो आपके बैरोरिसेप्टर्स जो हैं वो इंपल्सेस डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। बैरोरिसेप्टर्स हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंदर बहुत अहम चीज है ये। बैरोरिसेप्टर्स जब इनके अंदर ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जो इम्पल्स फायरिंग रेट है वो ड्रॉप कर जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, तो ये सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने आपके जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है उसको उसने इंक्रीज कर देना है। ये देखो किस तरह से इंक्रीज करेगा, ये एक पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस उसने इंक्रीज किया, ये प्लस का निशान है, इसका मतलब है ये इंक्रीज कर रहा है। आपका हार्ट रेट उसने इंक्रीज किया कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए। आपका कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जिससे कि आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो इंक्रीज कर दिया स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और आपका वीनस टोन इंक्रीज कर दिया ताकि प्रेशर बढ़े, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो उससे। ये तमाम चीजें आपका सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बढ़ा देता है। आपकी 4 आपके मेन फैक्टर्स जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, आपका हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स जिससे कि ये सारा जो चीज है वो हो रही होती है, ठीक है, और वीनस टोन वो भी इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर आती है पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको PANSP कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डायरेक्ट लिंक होता है हार्ट के साथ, और ये हार्ट रेट को डिक्रीज करवाता है, ठीक है, ताकि आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो कंट्रोल में रहे। इस एग्जांपल के लिए जस्ट स्टिक टू पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स एंड वीनस टोन, ऑल कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर इतना ज्यादा आप रिलाय नहीं करेंगे इस हार्ट वाली मिसाल के लिए, ठीक है। ये एक तुम लोगों को मैंने ब्रीफ ये फ्लो चार्ट या डायग्राम थोड़ी सी समझाने की मैंने कोशिश की है। अब ये कहता है कि न्यूरल लूप के अंदर याद रखिएगा वेजोमोटर सेंटर जो ब्रेन के अंदर मौजूद है उसकी जो इनपुट आ रही है आपको वो 9th ग्लोसोफरेंजियल और 10th क्रेनियल नर्व से आ रही है, दैट्स वेगस नर्व, ठीक है। अच्छा, इफरेंट साइड के ऊपर आपके 4 मेजर वेरिएबल्स वो अटैच्ड हैं, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, वीनस टोन। वापस इस डायग्राम के ऊपर आओ, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स,
वीनस टोन, सब के सब सिंपैथेटिक जो है वो उनको कंट्रोल कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली, मैंने पहले भी कहा था, इट इन्फ्लुएंसेस द हार्ट रेट। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट अभी ना पढ़ो। अब बात करते हैं इस न्यूरल लूप की। अब मैंने इस पूरी डायग्राम में से सिर्फ आपको जो न्यूरल पोर्शन है, या जो वो वाला पोर्शन है जो आपको ऑटोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, उसको मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। ठीक है, चीज वही है, बात सारी वही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपने ये सारे फैक्टर्स जो आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपने चेंज कर दिए, वो सब के सब आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर जो था उसको इंक्रीज करा देंगे। ड्यू टू ब्लड लॉस वुड बी कॉम्पनसेटेड बाय इंक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली रेनिन रिलीज, जो मैंने पहले बात की कि रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, रेनिन रिलीज हुआ, उससे एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ, उसने एल्डोस्टेरोन को जाकर एक्टिवेट किया और उसने सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करवा के ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करवा दिया। ठीक है, अब ऑन दी अदर हैंड, अगर ये तो था ना कि ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपका बीपी जो है वो शूट कर जाए या ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका रिड्यूस्ड सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो आपकी जो यहाँ पे ये इंक्रीज कर रही हैं, ये नेचुरली डिक्रीज कर जाएंगी। आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, रेनिन भी आपका कम रिलीज होगा। ऑन दी अदर हैंड जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है आपका सिस्टम, ये आपका डायरेक्टली हार्ट रेट को जो है वो चूंकि इन्फ्लुएंस करता है, तो ये डायरेक्ट हार्ट रेट जो है उसको कम कर देगा, जिसको हम वेगल आउटफ्लो भी कहते हैं उसको। So this is yet another example of autonomic nervous system integration। ठीक है, ये था आपके रिफ्लेक्स लेवल के ऊपर। जो पहले हमने बात की नॉरएपिनेफ्रिन वाली, वो थी आपके लोकल लेवल के ऊपर, एक साइनेप्स और एक नर्व के लिए। ये जनाब आपका पूरा रिफ्लेक्स आ जाता है आपका। ठीक है, ये देखो, ये रिफ्लेक्स आंख नहीं बन रही है पूरी, ये आपका सीएनएस आ गया। ठीक है, ये आपका एफरेंट आ गया, और ये आपका इफरेंट कंपोनेंट सारे का सारा ये आपका इस तरह से बन जाता है। ये देखो, अब इसके अंदर तुम लोगों को फार्मा में क्यों पढ़ाते हैं, ये सारी फिजियोलॉजी तुम लोगों को समझ आ गई। अब तक हमने फार्माकोलॉजी की एक भी पॉइंट नहीं पढ़ा। सबसे अहम पॉइंट जो अभी तक तुम लोगों के ज़हन में होना चाहिए वो ये है कि आपका जो सिंपैथेटिक एएनएस है, वो आपका ब्लड प्रेशर बहुत तगड़े तरीके से और बहुत अच्छे और बहुत सबसे अहम बहुत रैपिड तरीके से उसको अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसको इंक्रीज करता है। लेकिन आपने एक ब्लड प्रेशर को एक सेट पॉइंट के ऊपर रखना है आपने। ठीक है, आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, बहुत ज्यादा एकदम आप उसको गिरा नहीं सकते। अगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उस इस सारे सिस्टम को ज़हन में रखते हुए अगर हम उनके लिए कोई ऐसी ड्रग बनाएं, तो वो ड्रग ऐसी होगी जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करे और आकर उसको ब्लॉक कर दे, जिससे कि ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए। ऐसी ड्रग्स को हम गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स कहते हैं, या उनको हम सिंपली गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहते हैं, जिसकी मिसाल हेक्सामेथोनियम है। अगर तुम लोग याद करो तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने हेक्सामेथोनियम का नाम लिया था और मैंने कहा था कि ये डायरेक्टली आपके एएनएस में एक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हार्मोनल लेवल के ऊपर आ जाएं, तो ये सारा जो साइकिल चल रहा है रेनिन एंजियोटेंसिन का, इन्होंने अल्टीमेटली एक्टिवेट किया एल्डोस्टेरॉन को। अगर हम एल्डोस्टेरॉन को ही ब्लॉक करवा दें तो क्या होगा? ठीक है, retention of salt and water in the kidney under influence of increased levels of aldosterone, increasing blood volume। ये भी आपका एक इफेक्ट है कि अगर आपने यहाँ से इसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो आप एल्डोस्टेरॉन की जो है उसको आप इफेक्ट करते हो कि या तो वो आपका ये रेनिन को ब्लॉक कर दे, या एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं आप, या एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं, वो सारे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो आप आगे चल के। जब भी ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तो तुम लोगों को इंशाल्लाह पूरी डिटेल में जो है वो मैं बता दूंगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन पॉसिबली इंटरवीन थ्रू फार्माकोलॉजी इन दिस नॉर्मल साइकिल। अच्छा, लास्ट और सबसे जो इसका कॉम्प्लेक्स और जो सबसे जरा कंपैरेटिवली मुश्किल है, दैट्स द आई, बिकॉज ये पूरे का पूरा एक ऑर्गन है जिसके अंदर मल्टीपल चीजें जो है वो काम कर रही हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, याद रखना। आंख वाहिद आपका ऑर्गन है जिसके अंदर
आपके ऐसे भी एरियाज मौजूद हैं कि जिनके अंदर दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों निज़ाम जो होते हैं वो मौजूद होते हैं आपके। ठीक है हिरा, आपका कोई सवाल है? ओके, नो क्वेश्चंस। अच्छा, प्यूपिल, सीलरी मसल और सीलरी एपिथेलियम ये निहायत अहम है। ठीक है, प्यूपिल के अंदर आप याद रखिएगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों हैं। सिंपैथेटिक अल्फा रिसेप्टर्स प्यूपिलरी डायलेटर मसल, ठीक है, इसके थ्रू कंट्रोल करता है। और जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। सिलरी मसल्स ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर भी आपका दोनों होते हैं, पीएनएस भी होता है आपका, सिंपैथेटिक भी होता है, लेकिन इसके जो प्राइमरी कंट्रोल है वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स से होता है, यानी कि दिस इज मोस्टली अंडर कंट्रोल ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, प्यूपिल आपका होता है जो आपका अपर्चर होता है, लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है आंख के अंदर, और ये आइरिस के थ्रू बनता है ये आपका। सिलरी एपिथेलियम की चीज होती है, इसके अंदर बीटा रिसेप्टर्स होते हैं मोस्टली, और इनका एक बहुत अहम इफेक्ट होता है एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन के ऊपर। एक डायग्राम में तुम लोगों को दिखानी है ये वाली। जो बच्चे फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, वो लोग भी गौर से सुन लो। ये आपका मोर और लेस एंटीरियर कंपार्टमेंट या एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई है आपका। ठीक है, ये आपकी सिलरी एपिथेलियम है। ठीक है, इसके साथ ये आपका लेंस कैप्सूल अटैच्ड है आपका, यहाँ से आपका अकोमोडेशन वाला सारा सिलसिला जो है वो आपका चलता है। ये आपके आइरिस मसल्स हैं, ठीक है, और ये आपका प्यूपिलरी स्फिंक्टर है आपका। ठीक हो गया, ये आपके सर्कुलर मसल्स और ये आपके रेडियल मसल्स, ये सारे यहाँ पर आके सिलरी मसल्स की शक्ल में आ रहे हैं आपके। ठीक हो गया, ये जनाब आपका कैनाल ऑफ श्लेम है और ट्रबैक्युलर नेटवर्क। आपका जो थोड़ा सा याद करो, एक्वस ह्यूमर जो फॉर्म होता है वो आपका सिलरी एपिथेलियम के थ्रू बनता है आपका सारा सिलसिला। ठीक है, वो यहाँ से ट्रैवल करता है, इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई में रहता है, यहाँ पर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, और उसके बाद अल्टीमेटली ये ड्रेन कर जाता है थ्रू द कैनाल ऑफ श्लेम। ठीक है, ये इसका एक पूरा साइकिल होता है इसके फ्लो का। इस फ्लो को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर ये फ्लो किसी वजह से किसी भी जगह पर इसके अंदर कोई मसला आ जाए, जिससे कि अल्टीमेटली आपका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई का वो इंक्रीज होता है, तो दैट कैन लीड टू ग्लाकोमा, जिसको हम आम जुबान में उर्दू के अंदर काला मोतिया कहते हैं। ठीक है, ग्लाकोमा जो है, मकसद आपको बताने का इस स्लाइड का ये था कि प्यूपिल के अंदर आप याद रखिएगा दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, सिंपैथेटिक प्यूपिलरी डायलेटर है और पैरासिम्पैथेटिक आपका प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर है आपका। ठीक है, सिलरी मसल्स और सिलरी एपिथेलियम, इन सब का एक अलग-अलग सिग्निफिकेंट इनका कंट्रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोमा के ड्रग्स अब देखो ये किस तरह से एक्ट करते हैं। ग्लूकोमा आगे चल के वैसे हम लोग दोबारा एक दफा रिवाइज करेंगे इसको। ये इसके ड्रग्स हैं दैट आर यूज्ड इन ग्लूकोमा। सबसे पहले मिसाल इसकी दी हुई है उसने बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दे डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम द सिलरी एपिथेलियम। सिलरी एपिथेलियम के ऊपर हमने बात की थी कि सिग्निफिकेंटली बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप बीटा ब्लॉकर देंगे तो एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन जो है उसको ये कम करवा देगा, जिससे कि आपका सिक्रीशन कम होने से आपका जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है आपका। प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये आपका इंक्रीज्ड एक्वस फ्लो करवाते हैं आपका। ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक्स ये आपकी सिलरी मसल कंट्रैक्शन करवाते हैं एंड ओपनिंग ऑफ ट्रबैकुलर मेशवर्क लीडिंग टू इंक्रीज आउटफ्लो। ये देखो ट्रबैकुलर मेशवर्क, यहाँ पर इसके ऊपर आपके कोलिनोमाइमेटिक्स और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, ताकि आपका ये एरिया आपकी जो ये इसकी आउटफ्लो है वो इंक्रीज होती रहे और आपका जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है
वो यहाँ से डिक्रीज होता रहे जब ये अल्टीमेटली इसके अंदर से जो है वो वापस अपने ट्रबैकुलर नेटवर्क के थ्रू ड्रेन होता रहेगा। अल्फा एगोनिस्ट ये भी इंक्रीज आउटफ्लो करवाते हैं थ्रू यूवियोस्क्लेरल वेन्स, ठीक हो गया, लेकिन दिस इज ऑब्सोलीट नाउ, अब इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता। ऑन दी अदर हैंड जो आपके अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हैं आपके, दे कॉज अ डिक्रीज्ड एक्वस सिक्रीशन। यहाँ पे देखो सिक्रीशन आपकी कम हो रही है। प्रेशर आपका इंट्राओकुलरली जो है वो कम या कम कैसे होगा, या तो आप एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन है उसको आप डिक्रीज कर दो, ठीक है, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज कर दो, या फिर जो उसका रेट ऑफ आउटफ्लो है, जो उसका रेट है बाहर जाने का कैनाल ऑफ श्लेम में, उसको आप बढ़ा दो, तो उससे ये सारा सिलसिला हो जाता है। और लास्ट में उसने जो है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस और ऑस्मोटिक एजेंट्स मैनेटॉल उसने दिए हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली ये भी डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन करवाता है, और आपका ये जो है मोस्टली एज अ डायूरेटिक ये काम करता है, और ऑस्मोटिक एजेंट्स जो होते हैं जिसमें मैनेटॉल है ये भी डायूरेटिक के तौर पे काम करता है कि डायूरीज करवा देता है और यूरिन के थ्रू एक्सेसिव वाटर और जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल देता है उसको, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।